ये इनके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं, ये इनके पास मिसाइल्स हैं, जैसे अभी एयरफोर्स ने टेस्ट करा है, ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई पर डाला है और उसका 3 से लेकर 400 किलोमीटर का रेंज है। और अब ये कह रहे हैं कि अगले फेज में एक सुखोई के ऊपर 4-4 ब्रह्मोस, अभी एक का 4-4 ब्रह्मोस। अब आप ये समझ लीजिए कि दे आर फ्लाइंग, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास या लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये घूम रहे हैं हमारे सुखोई। यहां से फायर करके 400 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करे या पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए हुए। ये इनका जो डिसेप्शन है, ये इस पे जरूर मैं आपसे बात करूंगा। हिंदुस्तान सत्य पे चलने वाली, अमूमन जब तक बहुत जरूरी ना हो और किसी का हार्म ना हो तब तक असत्य नहीं बोलने वाली कौम है जी। ये किस तरह की कौम है? डिसेप्शन क्या इनका एक बड़ा पावरफुल हथियार है? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन ये बताइए, यहां इतने सारे वायलेशंस और साथ में कई जगहों पर वो अपनी पोस्ट खाली करके झंडे लेके जा भी रहे हैं, ये वायलेशन भी और वो भी, ये दोनों कैसे चल रहा है? भाई दोनों चल रहा है साइड बाय साइड। पहले धमकी देंगे आपको, पहले इन्होंने राइफल फायर करी, जब इन्होंने राइफल फायर करी यहां से भी राइफल फायर हुई, फिर वहां से मशीन गन फायर करी, यहां से इंडियन ने सोचा कि बहुत हो गया, मारा एक रॉकेट लॉन्चर इनके ऊपर, ये झंडा वंडा लेके भाग गए वहां पे। ये भागना इनकी कोई, देखिए ये पाकिस्तानी कौम की पुरानी आदत है। ये पहले आपको गीदड़ भक्ति देंगे, ये आपको धमकी देंगे, देख लेना मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब आप उठ जाएंगे अपनी कुर्सी से कि हाँ भाई साहब आप क्या बोल रहे थे, कि साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मैं घर जा रहा हूं। ये इनकी आदत है, इन्होंने 71 में भी यही करा था। तो ये इसका जवाब क्या दे रही होगी इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ने, ये आपने खुद तो बताया कि झंडा लेकर भाग गए, झंडा लेकर भाग गए हैं, वहां पोस्ट में कोई है नहीं। सर इंडियन आर्मी क्या करेगी? इंडियन आर्मी तो तभी लड़ेगी ना जब वहां पे दुश्मन है। अब दुश्मन भाग गया झंडे लेके, तो इंडियन आर्मी ने क्या करना है? और अब दूर से जाके फिर गोले चलाए जा रहे होंगे। नहीं, ट्वीट कर रहे हैं वो लोग। क्या बात कर रहे हैं? गोले कौन से चला रहे हैं? ट्वीट करते हैं वो, काफिरों को मार देंगे, लकड़ी कम मिलेगी शमशान घाट में, ये सब ट्वीट हो रहा है। ये बतौलेबाजी, मुंह चलाना, ये डिसेप्शन, ये भी असल में जो आप ये केवल ये नहीं है कि कोई थोथा चना है जो बाजे खाना हो रहा है, ये उससे बियॉन्ड है। वो क्या है कुछ ही देर में गौरव आर्या वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा ये देखिए कि एनआईए ने तैयार की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पहलगाम के बारे में। आतंकियों के साथ आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का गठजोड़ बहुत स्पष्ट सामने आ रहा है। लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की साजिश के सबूत मिल रहे हैं। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय को सौंपी जाने वाली है, उसमें पीओके का जिक्र। आतंकी पीओके में मौजूद हैंडलर्स के संपर्क में थे। आतंकियों ने बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार। रेकी इन्होंने कई जगह की थी, लेकिन इनको लगा कि वहां पर अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ये फिर मारे जाएंगे, इसलिए इन्होंने फिर पहलगाम में इसको अंजाम दिया। एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एनआईए डीजी की अगुवाई में प्रारंभिक जांच हुई है। डीजी एनआईए रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने वाले हैं। ये जो कहा जा रहा है, ये मैं गौरव आर्या को तो कई बार देखता हूं ये कहते हुए कि आप इनको दे दीजिए सबूत, आप इनको दे दीजिए डॉजियर पे डॉजियर, लेकिन ये वो बेशर्म कौम है जो सामने सबूत होने के बावजूद, दिन में सूरज की सच्चाई की तरह सबूत होने के बावजूद ये उसको मानेंगे नहीं और वो कहेंगे जो इनको सूट करता है। तो इस तरह की कौम से डिप्लोमेटिकली कैसे निपटेंगे? देखिए ये उस मुल्ला की तरह है, उस मौलवी की तरह है जिसने ऐलान करा दिया कि जो साबित कर देगा कि मेरी मुर्गी की 2 टांग है, उसको मैं मुर्गी दे दूंगा। हाँ। तो रात को बेगम बोली कि तो कोई भी साबित कर देगा। हाँ। बोला मैं मानूंगा तब ना। हाँ। तो पाकिस्तान की वो हालत है। ये गजब बात है कि मेरी मुर्गी की तो एक ही टांग है, क्योंकि मैं मानूंगा 2 टांगे हैं तभी तो को साबित करने वाला साबित कर पाएगा। तो फिर ये जिसकी मुर्गी की एक ही टांग है उसकी भी दूसरी टांग क्यों ना तोड़ दी जाए? बिल्कुल, देखिए उसकी दूसरी टांग कैसे तोड़ी जा सकती है? सीधी बात यह है कि एक तो आपने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है ऑलरेडी, 127 मुल्क हमारे साथ। और दूसरी चीज़ यह है कि जो पाकिस्तान ये कहता है कि अमेरिका से हमारी दोस्ती हो रही है या अमेरिका से ये हो रहा वो हो रहा है। देखिए आज की डेट में पूरे एशिया में सिर्फ भारत ऐसा देश है अमेरिका की नज़र में जो चीन को काउंटर कर सकता है। चीन का, और इसलिए भारत के लिए, भारत जो है अमेरिका के लिए कितना अहम है बताने की जरूरत नहीं। वो होगा वो दौर जब ये कहा जाता था कि AAA पे चलते हैं, ये आर्मी पर चलते हैं, अल्लाह पर चलते हैं, अमेरिका पर चलते हैं। अमेरिका को अब इनको माइनस कर देना चाहिए। पीओके में हमास की मौजूदगी के सबूत सोर्सेज बता रहे हैं। पीओके में पहले मीटिंग हुई और फिर पहलगाम आतंकी हमला हुआ। हमास की जैश और लश्कर के साथ हुई थी बैठक। हमास के नक्शे कदम पर चल रहे हैं पाकिस्तान के जिहादी। कश्मीर को बताया गया जिहाद का अगला मैदान, मतलब अब फिलिस्तीन के बाद, उनका कहना यह है कि फिलिस्तीन के बाद हमारा जंग का अगला मैदान, जिहाद का अगला। ये जरा समझाइए, जो लोग टेररिज्म और
जिहाद को एक जैसा समझते हैं, उनको फर्क समझाइए। देखिए साहब, ऐसा है कि फ़र्क तो इसका बड़ा, अब ये बड़ा नुआंस्ड मामला है कि इनमें फ़र्क क्या है। बात ये है कि जो टेररिस्ट हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो जिहाद का नाम देते हैं टेररिज्म को और जिहाद के नाम पे करते हैं, यानी कि स्ट्रगल, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसके खिलाफ? काफिर के खिलाफ। अब वो कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के बाद कश्मीर, जैसे कि इन्होंने इजराइल पे फतह कर ली होगी और अब सोचा कि हाँ एक जगह फतह का झंडा हमने गाड़ दिया अपना तेल अवीव पे, उसको पूरे इलाके को हमने इस्लामिक कर दिया, मुसलमान कर दिया, अब चलिए कश्मीर पे चढ़ दौड़ते हैं। तो वहाँ से जूते पड़े हैं तभी तो आए हैं कश्मीर में ये। अब इनको ये भी चाहिए, पीओके में पहुंचे ये लोग, पीओके में हमास पहुंचा है। अब पहले इजराइल ने जूते मारे थे, अब इंडियन आर्मी जूते मारेगी। ये कमाल है। और किसी ने इसको शेयर किया, मेरे को बड़ी ये बात अपीलिंग लगी कि पहले ये लोग ये चाहते हैं कि हम जिस मुल्क में जाएं वहां पर पूरी तरीके से शरिया का शासन हो और उस जगह को पूरा शरिया के हिसाब से बदल दिया जाए, और फिर वहां से बाहर निकलकर शरणार्थियों की तरह किसी दूसरे मुल्क में ऐसे जाना चाहते हैं जहां असल में इस्लाम और शरिया ना हो। देखिए जरा गजब बात है ये। आतंकियों ने बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार, ये पता चल रहा है। पहलगाम के आतंकी कश्मीर में ही छिपे हुए हैं, ये भी पता चल रहा है। पहलगाम अटैक के आतंकियों की लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लोकेशन पता चल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ही छिपे हुए हैं वो। आतंकियों के पास पर्याप्त मात्रा में राशन पानी मौजूद है, महीना डेढ़ महीना वो सरवाइव कर सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में लंबे वक्त तक वो रह सकते हैं। सोर्सेज ये बता रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा इसको बताइए, वहां के जो टेरेन है जी, ये वो पहुंचे कैसे होंगे? इन्फिल्ट्रेट किया होगा? कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने एक बरोड डिग की है जिसके जरिए इधर आए होंगे, और फिर इतना उनके पास साजो सामान मुहैया कराया जाना कि वो महीनों तक पहाड़ में किसी खुदी हुई जगह पर या पता नहीं कैसे भी वो सरवाइव कर लें। देखिए पाकिस्तानी बहुत ये सवाल पूछ रहे हैं और भारत में भी कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग ऐसे ही आ गए होंगे? हैव दे कम लाइक दिस? कैसे आ सकते हैं 200 किलोमीटर? ये सब बच्चों वाले सवाल हैं। जो भी कश्मीर में या जम्मू में जिसने सर्व करा है वो आपको आराम से, जो आप एक बात बताइए, लाइन ऑफ कंट्रोल से श्रीनगर कितनी दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो श्रीनगर कैसे आ जाते हैं? जब श्रीनगर पे हमला करते हैं तो आ जाते हैं ना। दूसरी चीज है कि जरूरी नहीं है कि कश्मीर का आतंकवादी कश्मीर से ही इन्फिल्ट्रेट करे। और यहाँ पर ये इन 3 जगहों पर वो, इसको जरा डालिए यहाँ पे, इन जगहों पर वो सर्वे करके गए। उन्होंने जो रेकी की थी वो चाह रहे थे बेताब घाटी को या तो आरू घाटी को निशाना बनाए, अम्यूजमेंट पार्क है वहां, या तो उसको। इतनी जगहों पर वो रेकी करते रहे, वो करीब 10 दिन से ऑलरेडी वहां पर थे। जाहिर है उनको स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे थे। जी नहीं, अगर देखें ना, एक बात बताइए, आपके पास एक आधार कार्ड है, मैं आपसे बोलता हूं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल से आए नहीं, और ऐसे कई सारे केसेस हैं, आप नेपाल से आ गए, आप नेपाल से आए, उत्तर प्रदेश के अंदर घुसे, और उत्तर प्रदेश के घुसने के बाद आप धीरे धीरे बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, ट्रेन जा रही, आप पहुंच गए, आपको आते ही किसी ने आधार कार्ड पकड़ा दिया। कौन पूछ रहा है आपसे? जब आप, अगर कोई पूछेगा भी तो मैं आइडेंटिटी के लिए प्रूफ भाई साहब, आप जब 3-3.5 करोड़ बांग्लादेशियों को आधार कार्ड दे सकते हैं तो 4 पाकिस्तानी कौन सी बड़ी बात है? और जरूरी थोड़ा ना वो कश्मीर, लोग इतनी फौज लगी है, इतनी फौज लगी है, इतनी, अरे फौज लगी है, ठीक है, फौज लगी, आप ये तो देखिए कि आ कहां से सकते हैं? क्या जरूरी है वो कश्मीर से ही आए? कितने लोग हैं जो नेपाल के थ्रू आ चुके हैं भाई, आप ये भी देखिए ना, नेपाल के थ्रू आ चुके हैं, और यहां पे कहते हैं कि उसने रेकी कर ली जगह की, इनको पता नहीं लगा। नहीं पता लगेगा, वो जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, लोकल आधार कार्ड है, वो मिलेगा किसी फौजी अफसर को या किसी पुलिस वाले को, बोलेगा जैन साहब कैसे हैं आप, मैं इस गांव का रहने वाला हूं, उस गांव के 4 लोग बोलेंगे हाँ साहब ये मेरी फूफी का बेटा है, अब बताओ, सबको कूटोगे पकड़ के? तो ये जो है विदाउट लोकल सपोर्ट इट कैन नॉट बी डन। और अगर इस तरह का कोई आपको, मान लीजिए शक होता है और सेना कोई कार्रवाई करती है तो ह्यूमन राइट्स चिल्लाने लगते हैं लोग। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जब काम करते हैं ना किसी भी जगह में, जब सेना काम करती है तो अमूमन सेना के ना दोनों हाथ पीछे बंद रहते हैं, और फिर सेना से कहा जाता है कि तुम बॉक्सिंग करो, और हाथ दोनों बंद हैं इसके। मैं एक आपको बात बताता हूं, ये सब जो चीजें शुरू हुई है ना, ये टूरिस्ट को मारना और ये सब करना, कितनी सेना ने ऐसे प्लान विफल करे होंगे, हजारों। मैं ये नहीं कह रहा कि 27 जाने चली गई तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ये काम कितना डिफिकल्ट है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप एक बात बताइए, मोसाद को आप कम समझते हैं? इजराइल पूरी दुनिया में नंबर 1 पे शायद, अगर कोई एजेंसीज का नाम सोचते हैं, वैसी कोई रैंकिंग नहीं होती, लेकिन आप देखिए CIA मोसाद, CIA रोक पाया 9/11, मोसाद रोक पाया जो उसका अक्टूबर 7 को हुआ था वाकया। इंडिया इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये पूरा असल में उन्होंने ये बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हिंदुस्तान को क्या क्या देने वाले हैं, जिससे भारत और मजबूत होने वाला है। यहां कहा गया है दिस ऑथराइजेज फॉरेन मिलिट्री सेल्स। यहां भारत को वो डिवाइसेस जो अरेबिक सी में उसको और मजबूत बनने के लिए चाहिए थी, अमेरिका दे रहा है, एक बड़ी डील हो रही है। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर,
जी। एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। बेसिकली क्या है कि अमेरिका के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हैं यहाँ पे इंडो पैसिफिक में, और अमेरिका इसीलिए चाहता है, कारण क्या है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रशिया का युद्ध खत्म हो जाए। अमेरिका क्यों चाहता है कि इजराइल और हमास की लड़ाई खत्म हो जाए? क्योंकि जब ये दो लड़ाई खत्म होंगी तो अमेरिका का दिमाग फिर चाइना पे टोटल फोकस होगा, क्योंकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये कहती है कि मुख्य दुश्मन चाइना है। इसलिए ये सब हो रहा है कि भारत के हाथ मजबूत करो। ये देखिए ना, अगर आपको ट्वीट दिखाएंगे, एक बार फिर से ट्वीट लाइए प्लीज, जल्दी ट्वीट से लगाइए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा ट्वीट में। ट्वीट, हाँ जी, और इसको होल्ड कीजिए प्लीज, हाँ, होल्ड कीजिए इस जगह पे। हाँ, तो परचेज इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर। इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, जब कोई भी अमेरिकन बोलता है इंडो पैसिफिक, आप मान के चलिए वो चाइना बोल रहा है। आप मान के चलिए उनका मतलब चाइना बोल इंडो पैसिफिक एक बहुत बड़ा इलाका है, इट्स अ वेरी बिग एरिया। लेकिन अमेरिका जो चाहता है इंडो पैसिफिक में करना, जो अमेरिका ने क्वाड बनाया है, या अमेरिका ऑकस को इतना तूल दे रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह, उसका खेल जो इंडो पैसिफिक का है, दैट इज एंटी चाइना। ये वो खेल है। ये इंडो पैसिफिक जब कहा जा रहा है तो उसको असल में आप ये समझिए कि ये चाइना की तरफ इंगित करते हुए अमेरिका कह रहा है, और इसमें असल में जब चाइना के खिलाफ ताकतवर बन रहा है हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान वैसे ही उसमें कॉकरोच की तरह मसला जाएगा। लेकिन अब जरा यह भी देखिए, भारतीय वायुसेना की ताकत से डरा पाकिस्तान। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने दिखाई अपनी ताकत, रफेल समेत 7 फाइटर जेट्स ने दिखाया दम, मिराज, जगुआर, सुखोई ने पराक्रम दिखाया। भारतीय वायुसेना के एयर शो से पाकिस्तान में दहशत। यहां ये टेस्ट करने की कोशिश की जाती है कि जो आपके कन्वेंशनल वो एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट्स हैं जहां से ये फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं, क्या उसके अतिरिक्त भी वक्त पड़ने पर क्या इस तरह के हाईवेज पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है? क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश। एक बात बस ऐड करना चाहूंगा, ये जो हम एक्सप्रेस वेज को रनवे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। पहली बात तो कैसे बनती है, ये ऐसा इलाका होता है जहां की एलसीएन फैक्टर्स को लोड फैक्टर बोलते हैं, सारे जहाज लैंड कर सकते हैं। अगर आज का शो आपने देखा होगा, उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट थे, ग्राउंड टू एयर अटैक वाले एयरक्राफ्ट थे, उसमें CJ-130 सुपर हरक्यूलिस था, उसमें मी-17 था। ये एक पैकेज होता है, जो पैकेज जाएगा इनके, हम जब अटैक करने आते हैं, ग्राउंड अटैक करने आते हैं, तो एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड EW एयरक्राफ्ट, फिर आपके जो रसद सप्लाई करते हैं, इन सब की एक पैकेज जाती है। कुछ सीमा के इधर रहती है, कुछ सीमा के पार जाती है। इन सब का उन्होंने दिखाया जखीरे का कि सारे के सारे वहां लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब वहां ATC की सुविधा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुविधा है, वहां नेविगेशन की सुविधा है, वहां कैसा मेट्रोलॉजिकल, आज बहुत सरफेस विंड बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद हमारे एयरक्राफ्ट वहां लैंड किए, उसकी भी सुविधा है। और अगर कोई जरूरत पड़े तो पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी है इसका। और उस इलाके को उन्होंने कोई रनवे पर आ नहीं सके, अगर आपने नीचे की तरफ देखा होगा, अगर पिक्चर्स याद हो, तो वो पूरी फेंसिंग की हुई थी कि कोई वाइल्ड एनिमल क्रॉस नहीं कर सके। इसका मतलब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन के पार्ट में काम आता है। अगर आपने हमारे एयरफील्ड्स पर हमला किया, हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं सर, वो दिखा रहे हैं जितना हम एनिमेशन के जरिए दिखा सकते हैं। हाँ। अगर आपने हमारे एयरफील्ड पर हमला किया, तो हमारे पास और भी जगह है, हम टेक ऑफ कर सकते हैं। अब जरा इसको उस मायने में देखिए, जो हम कहते हैं कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप क्या क्या डिस्ट्रॉय करेंगे? ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है रोड्स का, जो गडकरी साहब ने बनाया है, इसमें ऐसे सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। 4 तो ही है, हम जानते हैं, उसके अलावा भी जो बन रहे हैं। इसका मतलब हर जगह से हम टेक ऑफ कर सकते हैं, हर जगह से लैंड कर सकते हैं, हर जगह से आर्मामेंट लगा सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये और जरा समझिए ये क्या होता है? ये मिलिट्री पार्लेंस में कही हुई बातों को जरा और आसान शब्दों में समझाइए, ये क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए एक्सप्रेसवेज, और इनके जरिए ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो हमारे एयरफोर्स का सपोर्ट मिलता है। देखिए, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जब हम बात करते हैं, दैट इज जनरली जब न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात, जी अगर किसी ने पहले इस्तेमाल, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं करेगा पहले इस्तेमाल, जी, जो कि गलत है, जो कि गलत है। और ज्यादातर आप जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमको कम से कम ऐसे धूर्त देशों के साथ टैकल करते हुए हमको ये संकल्प नहीं रखना चाहिए कि हम सिर्फ रिस्पांस में करेंगे, ये गलत है। ये पॉलिसी हमें चेंज करने की जरूरत है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरी चीज ये है कि सेकंड स्ट्राइक एसेंशियली क्या होता है कि अगर अटैक हुआ और आपके ऊपर है, आपने करा, दूसरे ने करा, तो आपके बेसिक प्लेटफॉर्म अगर आपका खत्म हो जाता है, तो यू हैव सम अदर वे ऑफ लॉन्चिंग अनदर न्यूक्लियर स्ट्राइक। एक दूसरी न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च करने का आपके पास एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म होता है। वो शिप से हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे रहा हूं, वो जहाज से हो सकता है, तो जहां से आप न्यूक्लियर वेपन अपने लॉन्च करेंगे। और जो एयर स्ट्रिप में, जैसा कि सर ने अभी बताया, एयर स्ट्रिप में जो आपके हाईवेज हैं, तो बेसिकली यू आर यूजिंग द हाईवेज एज एन एयर स्ट्रिप,
क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कभी खराब हो गई एयर स्ट्रिप, बॉम्बिंग कर दी दुश्मन ने, उसको वो कर दिया, या कहीं और आपको रुकना है? वही जो क्रेटरिंग अगर आपने कर जी। दी हमारे एयरफील्ड जी। की जरूरत थी, बिल्कुल। तो हमें पता। और आप एक और गौरव आप बता सकते हैं अच्छी जी। तरीके से कि ये जो स्ट्रिप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी वेस्टर्न नेबर को और नॉर्दर्न नेबर के दोनों के प्रॉक्सिमिटी में है। जी